जय श्री राम दोस्तों हमारे जो भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं, उस भारतीय इतिहास में हमने अभी तक गांधी जी के बारे में भी पढ़ा। देखिए, गांधी जी को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि गांधी जी ने एक राजनीतिक संस्था कांग्रेस के अंदर भी क्या है काम किया। तो दोस्तों ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जो कुछ भी आपके लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उन सब की पहली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप पर आपके सामने हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। अब देखिए, गांधी हम पढ़ रहे थे और गांधी के साथ मैंने आपको कांग्रेस के बारे में बताया कि गांधी ने उस अधिवेशन के लिए उस आंदोलन के लिए उस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करवाया, कई बार ये बातें की। तो अब ये सारी बातें हम कर रहे थे गांधी के बारे में, तो हमें बात करनी होगी उस कांग्रेस के बारे में भी। देखिए, कांग्रेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भारत गुलाम था, तो गुलाम रहते हुए भारत में देखिए बुद्धिजीवी वर्ग तो हर जगह होता है। तो उस बुद्धिजीवी वर्ग के दिमाग में भी कुछ सोच आ रही थी। क्या आ रही थी? कुछ सोच आ रही थी कि हम किस प्रकार से जो ये अंग्रेज अपनी विस्तारवादी नीति अपनाए हुए हैं, इसको गलत साबित करें, इसमें कोई चेंज लाएं, कुछ भी करें जिससे अंग्रेज भारत से बाहर जाएं। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंप्लीमेंट करना था। हमें विचार आ रहे थे। देखिए, विचार आपके दिमाग में भी आते हैं, मेरे दिमाग में भी आते हैं। ठीक है, आज मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था खराब हालातों से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारे यहाँ लगभग 2.5 से 3 महीने का लॉकडाउन रहा, जिसके कारण कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं हो पाई। अब हम सोच रहे हैं कि यार किस प्रकार से आप कोई नया विचार सामने लाएं। अब मान लीजिए हमने कुछ 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, तो 59 चाइनीज ऐप्स के लिए आपके दिमाग में भी कोई विचार हो सकता है, मेरे दिमाग में भी कोई विचार हो सकता है कि हम उनके सब्स्टिट्यूट यानी स्थानापन्न क्या बना दे, हमारे इंडियन ऐप्स बना दे। तो ऐसे विचार आ तो रहे, लेकिन उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी कोई जगह तो चाहिए, क्योंकि आज के समय में तो आपको भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके पास सोशल मीडिया है जिसमें आप जो चाहें उस विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्या आज से 100 आज से लगभग 130 साल पहले, 135 साल पहले क्या आपके पास कोई सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता थी? नहीं थी। तो वो उपलब्धता नहीं थी, तो हमें क्या चाहिए था? एक ऐसा मंच चाहिए था जिस मंच से भारत का युवा, भारत के राजनीतिज्ञ, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपनी आवाज उठा पाए। भारतीय जनमानस के अंदर जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों की वो अभिव्यक्ति कर पाए, उन विचारों को अपनी आवाज दे पाए। ऐसा प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल करवाना था, प्रोवाइड करवाना था। उस प्लेटफॉर्म के लिए हमने किसे चुना? तो उसके लिए हमने चुना इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और उसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। कहां पे हुई? आपके बंबई में हुई। तो दोस्तों ये सब बातें तो हमने कर ली कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी ना, वो थी आपके सामने कि हमारे अंदर जो विचार आ रहे थे, उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हमें एक मंच की आवश्यकता थी, और उस मंच के लिए ही हमने किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। और देखिए, कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना भी एक अंग्रेज अधिकारी ने ही की। किसने की? एक अंग्रेज अधिकारी ने ही कांग्रेस की क्या की? स्थापना की। तो दोस्तों ये सारी बातें अब हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे? कांग्रेस शुरू करेंगे। कांग्रेस आज वर्तमान में हम देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये उसी कांग्रेस का परिवर्धित रूप है। यही कांग्रेस आगे चल करके आज जिस कंडीशन में है, वो भी क्या कहला रही है? आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या कहला रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस वही है, ना कोई चेंज हुआ है, वही पार्टी है। बस हाँ, वो पार्टी अब थोड़ी मॉडर्न होती जा रही है। वो जिस हालातों में उसने 1885 में अपनी स्थापना की थी, आज 2020 में आकर के वही पार्टी थोड़ी मॉडर्न हो गई है, टेक्नोलॉजी परिपूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो बात कर रहे हैं आज हम कांग्रेस की। और आपको ये तो पता होगा कि
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस की कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कांग्रेस की। इस कांग्रेस की नहीं जो वर्तमान हालातों में एक राजनीतिक पार्टी है, हम उस कांग्रेस की बात करेंगे जिसका भारतीय जो स्वतंत्रता था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था दोस्तों? महत्वपूर्ण योगदान। तो उसके लिए हम बात करेंगे आपसे कांग्रेस की। तो आप तैयार हैं? मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने कांग्रेस। देखिए कांग्रेस आपकी एक ऐसी संस्था बनाई गई जिससे कि क्या हो रहा था, अब भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए क्या मिल रहा है? एक प्लेटफॉर्म। तो आपके सामने है अभी कांग्रेस की स्थापना। कोई आपके सामने एक राजनीतिक पार्टी बन रही है, कांग्रेस, एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो उसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना हुई इसकी 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को किसने की इसकी स्थापना? स्थापना की आपके, स्थापना किसने की? पहले इनका पूरा नाम लिख देता हूं मैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। इन्होंने क्या की? आपके कांग्रेस की स्थापना की। आप इनका नाम देख सकते हैं, A.O. ह्यूम, ये हैं आपके। अब ये उस समय क्या थे? एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। इन्होंने क्या है? इन्होंने स्थापना कर दी, आपके कांग्रेस की स्थापना कर दी A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अब ये A.O. ह्यूम, इनके स्वयं के पास क्या पद था? तो ये सचिव थे। क्या थे? सचिव। किसके? कांग्रेस के सचिव थे। और सचिव कब तक रहे? तो ये रहे आजीवन सचिव रहे। जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक कांग्रेस के सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अब बात कर रहे हैं हम स्थापना। तो स्थापना हुई तो इसका पहला सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? पहला सम्मेलन। तो पहले सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि आए? पहले सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि। 72 प्रतिनिधि। ठीक है, और इन 72 प्रतिनिधियों में अधिकतम यानी सर्वाधिक क्या थे? वकील थे। क्या थे दोस्तों? वकील थे। पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि आए और इसका जो सम्मेलन इसकी जो स्थापना हुई वो कहां हुई? तो वो हुई एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और ये कहां पे है? ये है आपके बंबई में। अब मैंने बंबई लिखा, मुंबई नहीं लिखा। तो बंबई इसलिए लिखा क्योंकि तात्कालीन समय में इसको मुंबई ना कह के क्या कहा जाता था? बंबई प्रांत कहा जाता था। और इसी बंबई प्रांत का जब विभाजन हुआ तो कौन कौन से 2 राज्य बने? वो बने आपके एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। जब राज्यों का निर्माण पढ़ाएंगे आपको तब आपको बताएंगे किस प्रकार से राज्य बने और बनते हैं। वो भारतीय राज व्यवस्था की बात है, अभी हम इतिहास की बात कर रहे हैं। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहां पे है? आपके बंबई में। वहां क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है इनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी आता है। W.C. बनर्जी बहुत लिखा हुआ आता है पेपर में, किसी पेपर में ही इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी पूछा जाता है। तो ये क्या थे? इनके पहले अध्यक्ष। अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसका पहला अधिवेशन कहां हो गया? जब स्थापना ही बंबई में हो रही है तो पहला अधिवेशन भी कहां होगा? बंबई में। तो अगर आप चाहें तो इसको भी लिख लें कि पहला अधिवेशन बॉम्बे में। पहला अधिवेशन कहां हुआ दोस्तों? बंबई में। बंबई में। ठीक है,
अब ये बात हो गई आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, और अधिवेशन मैंने अलग से लिखवाई दिया आपको इसका। अब इसका पहले नाम क्या रखा गया था? इसका पहले जो नाम रखा गया था ना, मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो नाम सोचा था वो था इसका पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन रखा था। परंतु किसकी मर्जी पर? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। दादा भाई नौरोजी से कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा होगा, पढ़ाया भी था आपको कि 1867 में इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया था? किस चीज का सिद्धांत दिया था? ड्रेनेज थ्योरी दी थी, जो इकोनॉमिकल ड्रेनेज थ्योरी हो रही थी ना, वेल्थ ड्रेनेज जो हो रहा था भारत के अंदर, उसकी क्या दी थी? थ्योरी दी थी। किसमें दी थी? किसमें दी थी थ्योरी? थ्योरी दी थी, कमेंट करके बता देना थ्योरी किसमें दी थी। पहले थ्योरी दी थी इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया, इनकी जो पुस्तक थी उसमें, और इसका जो विस्तारित वर्णन किया था, मतलब पहले तो उसमें लिख दिया कि भारत से क्या हो रहा है, धन इस प्रकार से बाहर जा रहा है, और लेकिन धन किस प्रकार से बाहर जा रहा है, कौन कौन से तौर तरीके अंग्रेज अपना रहे, तो उनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या किसमें की थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और चूंकि उसमें विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है, इसीलिए जब आप कोई पूछता है आपसे कि वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी किसमें दी है, तो हम आंसर में क्या लिखते हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बाकी अगर पहली बार वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी का नाम दिया था तो किसमें दिया था? इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया में। दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। इसका नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस रखा। ठीक है दोस्तों, बात हमने कर ली, अभी थोड़ी सी आपके कांग्रेस की बात कर ली। आपके क्या बात कर ली हमने कि इसका क्या हुआ? कांग्रेस का आपके 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना होती है। ए.ओ. ह्यूम ने की, वो इसके सचिव रहे आजीवन से, मतलब कि जब ये देखिए इन्होंने पद छोड़ दिया था, मरे नहीं थे, इन्होंने पद छोड़ दिया जब इनकी हालत ज्यादा खराब, मतलब स्वास्थ्य कारण खराब रहने लगे थे। तो इनका वैसे एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो क्या है? 1885 से 1905, और लगभग 1906 के आसपास इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। ठीक है, और पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 72 प्रतिनिधि। और सामान्यतः इनमें से क्या थे? वकील थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में क्या हुआ? इसका पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, पहला अधिवेशन बंबई में और इस कॉलेज में हुआ। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखा था, बाद में क्या रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। तो ये बात कर ली हमने कांग्रेस की। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कांग्रेस की उत्पत्ति तो हो गई, एक संस्था तो बना दी। क्या बना दी? कांग्रेस नाम से संस्था बना दी। लेकिन इस संस्था से कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग नाखुश थे। और इस संस्था की संबंध में, इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या है? मत आए। क्या आए? मत आए, अलग अलग मत आए। तो अलग अलग जो मत आए, उन मतों में से दो मुख्य मत हैं। वो मत क्या कहते हैं कि एक मत तो क्या है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, और एक क्या है? आपके तड़ित चालक का सिद्धांत। क्या है? तड़ित चालक का सिद्धांत। तो दो इसके बारे में सिद्धांत है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला से उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। क्या है इसकी? उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ये पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में कि ये वाले सिद्धांत किसने दिया। तो पहला सिद्धांत तो क्या है? सेफ्टी वॉल्व का। सेफ्टी
वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपके लाला लाजपत राय ने। किसने दिया? आपके लाला लाजपत राय ने दिया। ठीक है। और दूसरा जो सिद्धांत था वो था आपके तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत। और ये जो तड़ित चालक का सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया आपके विपिन चंद्रा ने। किसने दिया दोस्तों? विपिन चंद्रा ने। तो अभी एक एक करके मैं आपको इनको बहुत अच्छे से बताता हूं कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय आप सभी को पता है कि गरम दल के नेता थे, लेकिन नेता किसके थे? कांग्रेस के थे। तो लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों की भलाई के लिए नहीं हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई थी अंग्रेजों की भलाई के लिए। लाला लाजपत राय का यह मानना था कि भारतीय, देखिए 1857 में जब 1757 से 1857 तक 100 वर्ष का जब भारतीयों के आक्रोश की परिणति हुई, तो क्या हुई? 1757 से क्यों बोलता हूं मैं 1857? क्योंकि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उसी के बाद से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करना अच्छे से प्रारंभ कर दिया था और वो खतरनाक तरीके से शोषण कर रहे थे। फिर उस शोषण से त्रस्त होकर के जो भारतीयों के अंदर धीरे 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 उद्गार, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होना था ना, वैसे एकदम से ज्वालामुखी उद्गार कब फूटा? आपके 1857 में फूटा। कब फूटा? 1857 में। ध्यान है ना, क्रांति हुई। अब 1857 की क्रांति के बाद फिर धीरे 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 भारतीयों के अंदर क्या है? गुस्सा भरने लगा। तो अब कहीं दोबारा, देखिए लाला लाजपत राय का ये सिद्धांत है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि कहीं दोबारा 1857 जैसा विद्रोह ना हो जाए, कहीं 1857 की दोबारा परिणति ना हो जाए। तो 1857 की दोबारा परिणति रोकने के लिए क्या आया आपके सामने? क्या आया? आपके सामने आई सीधे कांग्रेस। और देखिए लाला लाजपत राय ने तो क्या कहा कि ये जो कांग्रेस थी ना, ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। अब आप सोचेंगे डफरिन कौन है? तो डफरिन दोस्तों, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी ना, उस समय भारत के क्या थे? उस समय भारत के वायसराय थे। डफरिन क्या थे? भारत के वायसराय थे। अगर आप वहां पे मैंने आपको नहीं बताया, दिमाग से थोड़ा निकला, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। आप लिख लीजिए, लॉर्ड डफरिन। पूरा नाम क्या है? लॉर्ड डफरिन। तो आप डफरिन लिख सकते हैं। तो अब लाला लाजपत राय कहते हैं कि देखिए, अगर आप सभी के घर में एक प्रेशर कुकर जरूर होगा। क्या होगा? प्रेशर कुकर जरूर होगा। तो वो बोलते हैं कि जब प्रेशर कुकर में हम कोई भी सब्जी, दाल, कुछ भी एनीथिंग एल्स, जब वो उबलता है तो उसमें क्या है? भाप बनती है। और भाप बनने से बहुत भयंकर क्या हो जाता है? प्रेशर बन जाता है। प्रेशर बनता है तो उस सीटी के माध्यम से प्रेशर बनता है, तो सीटी के माध्यम से प्रेशर रिलीज होता है, तभी क्या होती है? एक सीटी आती है। ये तो सिद्धांत किसका है? प्रेशर कुकर का। और आपने देखा होगा कि उस प्रेशर कुकर पे एक ऐसा गोल टाइप का, ऐसा करके एक गोल तो नहीं होता, थोड़ा यूं, मुझे ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो ऐसा करके एक कुछ क्या होता है, उस पे बना होता है और उसी में एक छोटी सी रबड़ की परत लगी हुई होती है। अब वो किस काम आता है? वो इस काम आता है दोस्तों कि अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए ना, तो सिर्फ वो ही खुलता है। आपने देखा होगा ना, उसके जो प्रेशर कुकर होता है, उसके जो ऊपर वाला ढक्कन आता है, उसका कवर आता है, उसके ऊपर क्या है? सीटी के बगल में एक ऐसा छोटा सा सेफ्टी वॉल्व होता है। तो वो क्यों होता है कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और अगर सीटी की साइड से प्रेशर नहीं निकले, तो सिर्फ वो टूटता है और वो बाहर निकल जाता है, ताकि क्या है कि किसी को हानि नहीं होती। तो इसलिए कहा लाला लाजपत राय ने कि जब भारतीयों में आक्रोश उबल रहा था ना, तब डफरिन ने एओ ह्यूम से कह करके क्या है? कांग्रेस की स्थापना करवा दी। ये आपको किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। लेकिन देखिए, लाला लाजपत राय ने ही ह्यूम को तो क्या कहा है? लाला लाजपत राय ने किसको? एओ ह्यूम को क्या कहा है?
भारतीय स्वतंत्रता का पुजारी। क्या कहा है? स्वतंत्रता का पुजारी या भारतीय स्वतंत्रता का पुजारी। स्वतंत्रता का पुजारी कहा है, पुजारी कहा है। ठीक है, लाला लाजपत राय ने। तो ये दे दिया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, तो किसने दे दिया? आपके लाला लाजपत राय ने। अब दूसरा सिद्धांत आता है तड़ित चालक का सिद्धांत। दिया किसने है? विपिन चंद्र ने। किसने दिया है? विपिन चंद्र ने। अब ये विपिन चंद्र वो नहीं है लाल बाल पाल वाले की विपिन चंद्र पाल, नहीं। ये विपिन चंद्र कौन है? ये हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है? इतिहास के प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं। क्या है? इतिहासकार। और पुस्तक लिखते हैं आधुनिक भारत के ऊपर। इन्होंने काफी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है आधुनिक भारत की, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है आधुनिक भारत की, उसके लेखक भी कौन है? आपके विपिन चंद्र ही है। तो इन्होंने, विपिन चंद्र ने, तो ये सिद्धांत किसने दिया? विपिन चंद्र ने। किसको आधार मानकर? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखे गए पत्रों को आधार मानकर। किसको आधार मानकर दोस्तों? पत्रों को आधार मानकर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखे गए पत्रों को आधार मानकर क्या है? इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत इन्होंने कैसे दिया? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखे गए पत्रों को आधार मानकर। अब देखिए सिद्धांत क्या देते हैं? तो ये सिद्धांत देते हैं तड़ित चालक का। तड़ित चालक मतलब आपने देखा होगा कि आकाश से जो बिजली गिरती है तो वो बिजली क्या है? क्या कर देती है? बड़ी बड़ी इमारतों को नष्ट कर देती है, खेतों की फसलें जला देती है। तो अगर आप लोगों ने बड़ी इमारतें देखी हैं तो जो बड़ी, काफी बड़ी, जैसे 20-30 मंजिल की जो इमारतें होती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, उन इमारतों पर ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर टेरेस के ऊपर क्या है? एक लोहे की रोड टाइप में एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं तड़ित चालक। मतलब अगर बिजली गिरती है तो उसको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, बिजली गिरती है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बात हो गई कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कांग्रेस के साथ जोड़ दी? तो विपिन चंद्रा कहते हैं कि तत्कालीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स का राज था, उस राज से सभी भारतीयों को तकलीफ ना हो और केवल एक प्लेटफॉर्म को ही वो टारगेट कर पाए, उसी के लिए किसकी स्थापना की गई थी? आपके कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कि मतलब जो ब्रिटिश की विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी नीति से भारतीय आम जनता पर कोई दमनकारी प्रभाव ना हो, उसके लिए हम किसकी स्थापना कर रहे हैं? कांग्रेस की। ताकि अगर जो आपके लॉर्ड डफरिन है या उसके बाद जो भी वायसराय आए, वो अगर किसी को टारगेट करें तो सिर्फ वो कांग्रेस को टारगेट करे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में तो क्या है, काफी सारे बुद्धिजीवी हैं, तो वो वकील वगैरह हैं तो वो उसको संभाल लेंगे, लेकिन आम भारतीय नागरिक नहीं पिसना चाहिए। तो उन्होंने किसका टारगेट, किसका सिद्धांत दिया? तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। किसने दिया? आपके विपिन चंद्रा ने। और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। अब बात करेंगे हम कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संस्थानों की। किसकी बात करेंगे? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व किन अन्य संस्थानों की स्थापना हुई? तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कांग्रेस से पूर्व भारत में कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे। देखिए कांग्रेस को हम इतना पढ़ते हैं लेकिन और राजनीतिक संगठनों को नहीं पढ़ते इतना। इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। वो रीजन यही है कि कांग्रेस ने क्या किया था दोस्तों, पूरे भारतीय जनमानस की आवाज को सामने रखा था। और जैसे जो इससे पहले के जो जो भी राजनीतिक संगठन बने हैं, वो एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व। तो कांग्रेस से पूर्व गठित संस्थाएं, ये हमें देखना होता है, इनके बारे में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
कि कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं गठित हुई उन सबका नाम क्या था। तो हम देख लेते हैं अब नंबर 1 पे। नंबर 1 पे कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, क्या नाम था उसका? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अब हिंदी और इंग्लिश इसका दोनों नाम ही क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कब हुई इसकी स्थापना? 1837 में। स्थापना किसने की? बंगाल के जमींदारों ने। किसने की दोस्तों? बंगाल के जमींदारों ने। बंगाल के जमींदारों द्वारा क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। अब आप सोचेंगे जमींदारों ने स्थापना की, अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आता है तो या तो आप जमींदारों से, लैंड होल्डर्स यानी लैंड को रखने वाले, जिनके पास जमीन है, तो वो कौन होंगे? वो जमींदार होंगे। कौन होंगे? जमींदार होंगे। अब ये क्या थी? भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था क्या थी आपकी? कांग्रेस। भारत की प्रथम क्या है? राजनीतिक संस्था है। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन स्थापना कब हुई आपकी? 1843 में। कब हुई दोस्तों? 1843 में। अब 3, अब देखिए 37 में इसकी स्थापना, 43 में इसकी स्थापना। अब ये दोनों एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई। मतलब पहली और दूसरी दोनों मिल गई तो क्या बन गई? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या बन गई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। एसोसिएशन कब बनी आपके? 1851 में। 1 एवं 2 को मिलाकर। समझ जाएंगे आप इससे कि फर्स्ट एवं सेकंड को क्या है? मिला दिया। दोनों राजनीतिक संस्थाएं एक दूसरे के साथ आ गई तो क्या बन गई आपके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर इसी समय एक और बनी, वो थी मद्रास नेटिव सोसाइटी। क्या थी? मद्रास नेटिव सोसाइटी। और मद्रास नेटिव सोसाइटी की स्थापना भी कब हुई दोस्तों? 1851 में। देखिए ये बंगाल में बनी, ये बंगाल में बनी, तो ये दोनों मिलकर के कहाँ हैं? अब बंगाल में। लेकिन आपके मद्रास में भी तो कोई राजनीतिक संस्था बननी थी ना, क्योंकि मद्रास में भी तो क्या था? राजनीति काफी चरम पे थी। तो वहां पे क्या बनी आपकी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसके बाद बनती है आपकी बंबई में। बंबई में क्या बनेगी? बॉम्बे एसोसिएशन। क्या बनी? बॉम्बे एसोसिएशन। और बॉम्बे एसोसिएशन कब बनी आपके? 1852 में। कब बनी दोस्तों? 1852 में। इसके बाद आपकी क्या बनी? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। और पूना सार्वजनिक सभा कब बनी? 1870 में बनी। ठीक है। इसके बाद बनती है आपकी एक और संस्था, नाम है उसका इंडियन लीग। क्या बनी? इंडियन लीग। इंडियन लीग कब बनी? 1875 में। और इसका संस्थापक कौन था? इसका निर्माणकर्ता कौन था आपके? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। तो ये कौन सी हो गई आपके? 7वीं संस्था इंडियन लीग। अब इसके बाद आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, अभी दो की और बात करनी है तो वो बात करेंगे। अब इसके बाद किसका गठन हुआ? इंडियन एसोसिएशन का। किसका गठन हुआ? इंडियन एसोसिएशन का। तो 8वीं जो संस्था है आपकी
उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। ये कब बनी? ये बनी आपके 1876 में। इंडियन एसोसिएशन कब बनी? 1876 में। किस किस ने बनाई? आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी ने। आनंद मोहन बोस, ठीक है, और इसके साथ कौन थे दूसरे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर के क्या बना दिया? आपके इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के बाद एक और संस्था बनती है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, और उसका नाम क्या होता है? मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, यानी मद्रास में जो बनिए थे, महाजन थे, घूसखोर सूदखोर जिनको आप बोलते हो, ठीक है, वो उन्होंने कब बनाई? 1884 में। कब बनाई दोस्तों? 1884 में बनाई। तो इस प्रकार आपके कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी हिंदुस्तान में कितनी गठित हो चुकी थी? 9 संस्थाएं गठित हो चुकी थी। तो अब दोस्तों आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इन 9 संस्थाओं के बाद, ठीक है, मतलब इन 9 संस्थाओं के बाद आपकी कौन सी संस्था है जिसने अखिल भारत, देखिए इनके नाम में ही एक स्थान विशेष का नाम जुड़ा हुआ है। ज्यादातर के नाम में क्या है? स्थान विशेष का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें समझ में आता है कि ये तो स्थान विशेष के लोगों द्वारा अपने स्वयं के हितों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। इनमें से कोई भी अखिल भारतीय संस्था नहीं थी। अब बात करेंगे हम सीधा इसके बाद कि कांग्रेस में, अब ये कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब कांग्रेस में नेता है, तो नेता भी देखिए अलग अलग विचारधारा वाले नेता थे। क्या थे? अलग अलग विचारधारा वाले नेता थे। अब उन नेताओं की विचारधारा किसी की उग्र थी, किसी की नरम शांत थी। तो जो उग्र विचारधारा वाले थे वो उग्रवादी कहलाए, जो शांत और उदार विचारधारा वाले थे वो क्या कहलाए? उदारवादी। क्या कहलाए? उदारवादी। अब देखिए कांग्रेस की जब शुरुआत होती है ना, तो शुरुआत के समय में कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का क्या है? बोलबाला रहता है। और इनके तरीके क्या होते थे? ये ज्ञापन लिख के दे के आते थे, पत्र लिखते थे सरकार को, और सरकार से संवैधानिक रूप से क्या करवाना चाहते थे? सुधार करवाना चाहते थे। इनकी मांग क्या थी कि आप संवैधानिक सुधार कीजिए, और उन संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ही भारतीय राजनीति, भारतीय जनता को आप क्या कीजिए? सुधार दीजिए। मतलब जो भारतीय जनता है उसको क्या मिलना चाहिए? कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स मिलने चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम, देखिए अब इसमें जब शुरुआत में कांग्रेस के ऊपर प्रभाव रहता है वो उदारवादी नेताओं का रहता है, तो हम बात कर लेंगे सबसे पहले कांग्रेस के उदारवादी चरण की। किसकी बात कर लेंगे? उदारवादी चरण की। उदारवादी चरण, देखिए एक ऐसा चरण जिसमें क्या है? कांग्रेस की नीतियां कैसे रहती हैं? प्रार्थना पत्र लिखने की, अनुनय विनय करने की, इन नीतियों के माध्यम से ये कुछ समय तक, जैसे एक छोटा पेड़, देखिए लोग कहते हैं कि इनका कोई महत्व नहीं है, मैं बताता हूँ आपको इनका क्या महत्व है। जब एक छोटा पौधा होता है ना, तो आप उसको, ये नहीं है कि उस पौधे के साथ आप कोई लकड़ी काट लेंगे, कुछ कर लेंगे। उस छोटे से पौधे को, जो इतना सा पौधा होता है, उसे क्या करना पड़ता है? हमें समय समय पर खाद, बीज, नर्चर करना पड़ता है। और नर्चर करने के साथ साथ देखिए, तो सिर्फ नर्चर करने के तरीके नहीं होते, उसके आसपास बहुत सारी बाड़ लगानी पड़ती है। बाड़ लगाने के बाद ही वो जानवरों से बच पाता है, ठीक है। तो उसकी हमें क्या करनी होती है? रक्षा करनी होती है। अब अगर कांग्रेस केवल स्थापना के साथ ही शुरू से अगर डिमांडिंग रूप में आ जाती, उग्रवादी रूप में, क्रांतिकारी रूप में आ जाती, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कम मजबूत थी क्या? वो जब चाहती कांग्रेस को क्या कर देती? समाप्त कर देती। तो उसी चीज से बचने के लिए इन उदारवादी नेताओं ने क्या नीति अपनाई थी? अनुनय विनय की, पत्र व्यवहार की क्या नीति अपनाई थी? नीति अपनाई थी। तो उदारवादी चरण, और उदारवादी चरण को ही हम क्या कहते हैं? नरम दल का चरण। नरम दल का चरण। और यह चरण कब से कब तक रहा? यह रहा आपके 1885 से 1905 तक।
कब तक रहा? 1885 से 1905 तक। अब हम देख लेते हैं कि इस चरण में क्या क्या हुआ। अब देखिए, इस चरण के सबसे पहले तो हम देखते हैं उदारवादी नेता कौन कौन थे। तो नेता कौन कौन थे आपके? एक तो आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के साथ साथ आपके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। नाम मैंने आपको इनका कंप्लीट व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले ही बता दिया। फिर कौन थे आपके? एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं उदारवादी चरण के, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। इनके अलावा आपके गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, या पूरा नाम लिख लीजिए आप इनका, महादेव गोविंद रानाडे। देखिए दोस्तों, नेता काफी थे, प्रमुख नेता यही हैं। अब ये किस प्रकार से कार्य करते थे? तो इनके क्या है? कार्य की नीति या रीति। आप इनके कार्य क्या कह सकते हैं? इसको नीति या रीति। भाई इनका कार्य किस प्रकार से होता था, किस प्रकार से कार्य करते थे? तो इनका कार्य था प्रार्थना पत्र देना। प्रार्थना पत्र देने के अलावा ये क्या कार्य करते थे? ज्ञापन देते थे, अनुनय विनय करते थे। इनकी नीति कैसी थी? अनुनय विनय की नीति थी। इसके अलावा स्मरण पत्र के द्वारा सरकार को, देखिए बहुत आसान वे में काम करते थे। प्रार्थना पत्र लिख देते थे, अनुनय विनय करते थे, सरकार से जाकर के मिलते थे, ज्ञापन देते थे, कागजों के माध्यम से ही कार्य करते थे। और स्मरण पत्र का मतलब होता है कि आपने जो पहले कोई कागज दिया उसके बारे में दोबारा से गवर्नमेंट को रिकॉल करवाना। RS मेंस में जो हिंदी का सिलेबस होता है, उस हिंदी के सिलेबस में एक लेखन कार्य में स्मरण पत्र भी आता है। तो स्मरण पत्र के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी क्या है? मांगे रखना। सरकार के समक्ष क्या है? अपनी मांगे रखना। तो ये क्या हो गया? इनका कार्य करने की रीति हो गई। अब इनका योगदान देखते हैं हम कि इन उग्र उदारवादियों ने भारतीय इतिहास में क्या योगदान दिया। भाई इनका योगदान भी तो देखेंगे ना हम। तो इन्होंने क्या है? भारत में राजनीतिक चेतना का क्या किया? विकास किया। पहला योगदान इनका क्या है? भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। भारत के लोगों के अंदर क्या कर दिया इन्होंने कि आप राजनीतिक रूप से संबल बनिए। राजनीतिक चेतना का विकास भारत के लोगों में। दूसरा क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति। ये इनके योगदान है। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति की क्या की इन्होंने? समीक्षा की। किसने की समीक्षा? दादा भाई नौरोजी ने। सिद्धांत दिया था ना, कौन सा सिद्धांत दिया था? वेल्थ ड्रेनेज का। कौन सा सिद्धांत दिया था? वेल्थ ड्रेनेज का। यह क्या की? विवेचना की। और यह कार्य कब हुआ? पहली बार हुआ। देखिए मतलब ये नहीं है कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के बाद ये सब किया, नहीं, नेता ये लोग पहले भी थे। दादा भाई नौरोजी पहले से ही नेता थे। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या है? अपनी पुस्तक लिखी थी 1867 में, आपकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। तो उसी में क्या है? किसका सिद्धांत दे दिया था? दे दिया सिद्धांत था आपके वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी का। इसके अलावा 1886 का क्या है? लोक सेवा आयोग अधिनियम बनवाया था ना। लोक सेवा आयोग। और उस आयोग का नाम क्या था? एचिसन आयोग। क्या था दोस्तों? एचिसन आयोग।
1886 में तो क्या है, लोक सेवा आयोग, तथा 1892 में भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। ये इनके क्या है, भारतीय राजनीति में योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई आपके उदारवादियों की। आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको बता दिया था कि कांग्रेस में दो प्रकार के चरण रहे हैं या दो प्रकार के नेता रहे हैं। एक थे आपके उदारवादी नेता जिनके बारे में अभी हमने बात कर ली, और दूसरे हैं आपके उग्रवादी नेता। क्या हैं, उग्रवादी नेता। तो उनकी हम बात करेंगे अब। ठीक है, उग्रवादी नेता, उनकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि गरम दल के नेता आपके लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये क्या हैं, ये सब गरम दल के नेता हैं। ठीक है, अब इनकी नीति कैसी रहती थी, तो ये करते थे सीधे प्रदर्शन। क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे, बहिष्कार करते थे। तो ये सब क्या है, इनकी नीतियां हैं। आपके उग्रवादियों की क्या है, नीतियां हैं। तो अब हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका यहां हम लिखेंगे उग्रवादी चरण, और ये क्या है, गरम दल का चरण। ठीक है, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा आपके, ये 1905 यहां आ जाएगा। 1905 से कितना हो जाएगा, 1916 हो जाएगा। जब होम रूल आंदोलन आएगा 1916 में, तब तक का टाइम इनका रहेगा। और एक कौन सा चरण, उदारवादी, 1885 से 1905। दूसरा चरण उग्रवादी, 1905 से 1916। और उसके बाद तीसरा और अंतिम चरण कांग्रेस का क्या हो जाएगा, गांधीवादी चरण। और गांधी जी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बस इस कांग्रेस को हम गांधी के हिसाब से भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम उग्रवादी चरण की। तो उग्रवादी चरण में क्या है, आप सभी ने छोटे से छोटे क्लासेस में भी ये नाम पढ़े हैं, लाल बाल पाल। ठीक है, उसके अलावा एक अरविंदो घोष है और एक मुख्य नेता अजीत सिंह है। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उग्रवादी चरण के नेता, अब नेता कहां पे हैं इनके, तो पंजाब में तो नेता कौन कौन है, पंजाब में है आपके लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है, ये भगत सिंह के शायद चाचा थे। अजीत सिंह जो थे शायद भगत सिंह के चाचा थे, मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इस बात को। बंगाल में कौन था, बंगाल में थे आपके विपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल के सदस्य थे। विपिन चंद्र पाल, और जो दूसरे नेता थे वो कौन थे दोस्तों, अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष, कौन नेता। और तीसरे जो महाराष्ट्र में थे वो आपके कौन थे, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन थे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक कहां पे थे, महाराष्ट्र में, बंगाल में विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ये नेता क्या थे, अपने अपने क्षेत्रों में बड़े नेता थे। बहुत नेता थे उग्रवादियों के, लेकिन मुख्य नेता कौन थे, ये ही थे। ठीक है, अब इनकी रीति क्या थी, ये किस प्रकार से अपने कार्यों को अंजाम देते थे। तो इनकी रीतियां क्या थी, इनकी रीतियां थी, एक तो आपके क्या रीति थी इनकी, इनकी थी हड़ताल, हड़ताल थी इनकी। ठीक है, और इनकी दूसरी नीति क्या थी कि स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी अपनाना। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने अपनाया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशियों का बहिष्कार, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, विदेशी उन्हीं का क्या करते थे, ये बहिष्कार करते थे। उसके अलावा इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया।
कि हम एजुकेशन हमारे ही लोगों से लेवे। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और एक क्या था इनका, आत्मसम्मान या स्वावलंबन। क्या था इनका, आत्मसम्मान या स्वावलंबन। ये किसी पे निर्भर रहना नहीं जानते थे। तो ये क्या थी, इनकी कुछ नीति या रीति थी। अब ये जो लोग थे ना आपके गरम दल या उग्रवादी जो लोग थे, तो ये लोग कैसे होते थे, ये होते थे आपके, एक तो इनकी पहचान क्या थी, ये थे ब्रिटिश शासन के घोर विरोधी थे, ब्रिटिश शासन के विरोधी। और दूसरी जो इनकी पहचान है वो थी कि ये निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित, निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित थे। निम्न मध्यम वर्ग से क्या थे, ये संबंधित थे। कौन थे आपके, ये उग्रवादी नेता। अब ये सारे उग्रवादी नेता हैं, ये हड़ताल करते हैं। हड़ताल मतलब कार्य की बंदी, ताला बंदी कर देते हैं। ये कहते हैं आप स्वदेशी चीजों को अपनाइए। जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कोरोना वायरस के समय में ये बात कही कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, ये बात उस समय ही करते थे। विदेशी वस्तु जो भी कुछ था विदेशी संबंधित, उनका क्या करते थे, सीधे बहिष्कार। राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देते थे कि हमें शिक्षा कैसी चाहिए, हमें हमारे लोगों के द्वारा शिक्षा चाहिए, हमारे लोगों के द्वारा स्थापित संस्थानों से शिक्षा चाहिए। आत्मसम्मान की भावना, स्वावलंबन की भावना, ये क्या थे, ये स्वावलंबी थे। और इनमें कौन सी भावना थी, आत्मसम्मान की। ये आत्मसम्मान खोकर के जीने वाले लोगों में नहीं थे। और इनकी पहचान क्या है कि एक तो ब्रिटिश शासन के विरोधी होंगे और दूसरा क्या है, निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित होंगे। अब इनके एक नेता हैं अरविंद घोष। क्या हैं, अरविंद घोष। उनके बारे में हम एक लाइन देखते हैं कि अरविंद घोष ने 1893 में, अरविंद घोष ने 1893 में अपने समाचार पत्र, इनका नाम है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने क्या किया, इनका एक समाचार पत्र है, ठीक है। 1893 में समाचार पत्र का नाम क्या है, इंदु प्रकाश। क्या नाम है, इंदु प्रकाश। इस समाचार पत्र में एक निबंध लिखा, उस निबंध का टाइटल क्या था, न्यू लैंप फॉर ओल्ड। यानी एक वृद्ध व्यक्ति के लिए सिर्फ एक न्यू लैंप, ऐसा थोड़ी होता है कि उसे एक नया लैंप ला देने से ही वो अपने आप में क्या बन जाएगा, जुआ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने लिखा कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड। इस शीर्षक से क्या है, एक निबंध लिखा। क्या है ये, न्यू लैंप फॉर ओल्ड शीर्षक से निबंध लिखा। और निबंध लिखा और इन्होंने इसमें न्यू लैंप फॉर ओल्ड में उदारवादियों की जो नीति है कि रीति को, उदारवादियों की नीति को भीख मांगने की संज्ञा दी। भीख मांगने की संज्ञा दी कि आप तो क्या करते हो, भीख मांगते हो। किससे, ब्रिटिशर्स से। क्या करते हो, भीख मांगते हो। कौन मांगते हैं, आपके उदारवादी। उदारवादियों के लिए क्या कहा कि तुम लोग तो क्या करते हो, भीख मांगते हो अंग्रेजों से। किसके लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए, और हम ये स्वतंत्रता छीन के लेंगे। हमने कौन सी नीति अपनाई, हम हड़ताल करते हैं, स्वदेशी अपनाते हैं, हम तो विदेशियों पर निर्भर ही नहीं है। तो ये बात हो गई आपके अरविंद घोष की। अब आगे हम देखते हैं, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो इसका नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे ले जाकर के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इन्होंने देखिए, ये काफी गर्म स्वभाव के व्यक्ति थे आपके अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने अपने ये जो इंदु प्रकाश है, इसी में इन्होंने क्या कह दिया, किसको, कांग्रेस नेताओं को, कांग्रेस नेताओं, जो कांग्रेस नेता हैं या कांग्रेस का नेतृत्व है उसके बारे में, कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कहा
क्या कहा कि इस समय हम सभी अंधों का नेतृत्व मतलब हम भारतीय क्या हैं, अंधे जैसे हो गए, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें अब यही लगता है कि हमें इस गुलामी में ही जीना पड़ेगा। तो हम सभी अंधों का नेतृत्व अंधे नहीं तो बहरे अवश्य कर रहे हैं। अंधे नहीं तो बहरे अवश्य कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस में किसका बोलबाला था, आपके उदारवादियों का। बहरे अवश्य कर रहे हैं, यह बात किसने बोली, आपके अरविंद घोष ने कहा कि देखिए अरविंद घोष ने, कौन, अभी बात हम किसकी कर रहे हैं, अरविंद की कर रहे हैं। अरविंद घोष ने कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में कहा कि इस समय हम सभी अंधे, सभी अंधे कौन है, पूरा भारतवर्ष ही क्या बन चुका है, अंधा बन चुका है। उसे ब्रिटिश साम्राज्य में खोट नजर नहीं आती है, चाहे ब्रिटिश उनका कितना भी शोषण कर रहे हो। तो उन अंधों का नेतृत्व अंधे भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग अंधे नहीं है तो कम से कम बहरे तो अवश्य, इन्हें हमारी कोई भी पुकार सुनाई नहीं देती है। जब आपके गरम दल के उग्रवादी लोग कह रहे हैं कि आप हड़ताल करो, आप अनुनय विनय प्रार्थना पत्र इन सबको छोड़ दो, लेकिन फिर भी जो उदारवादी हैं वो क्या करते थे, इसी प्रकार की नीतियों से कार्य करते थे। और अगर ये लोग नहीं मानते थे, उनके कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता था। ठीक है, अब अरविंद घोष ने क्या किया, अरविंद घोष ने आपके ये कुछ स्टेटमेंट दिए। इसके अलावा इन्होंने पांडिचेरी में, कहां पर, पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। अरविंदो आश्रम की स्थापना की। किसने की, अरविंदो आश्रम की स्थापना आपके अरविंद घोष ने। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है, द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। इन्होंने क्या है, पुस्तक लिखी, कहां पर, आपके पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम में ये पुस्तक लिखी। और इसी प्रकार देखिए, ये तो अरविंद घोष की बात हो गई। अब बात करते हैं हम तिलक की। तो तिलक जो थे, तिलक ने आपके 1881 में एक क्या आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम। और 1891 में क्या आया था, एज ऑफ कंसेंट बिल, यानी आपकी जो विवाह की उम्र होती है उसको कम करने का बिल आया था। एज ऑफ, बढ़ाने का, कि विवाह की उम्र थोड़ी बढ़ा दी जाए जिससे कि बाल विवाह कम हो। एज ऑफ कंसेंट बिल, इन दोनों का ही क्या किया, विरोध किया। देखिए, ये प्रथम कारखाना अधिनियम में बाल मजदूरी का विरोध कर दिया था। और इसमें ब्रिटिशर्स ने, देखिए दोनों ही ब्रिटिश की तरफ से बहुत अच्छे अधिनियम भारतीय जनता के लिए पारित किए गए थे, लेकिन तिलक साहब ने फिर भी इनका विरोध किया। क्यों किया, क्योंकि तिलक साहब ने एक ही बात बोली थी कि मैं ताउम्र मैं ब्रिटिश शासन का विरोधी नहीं हूं, मैं पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का ही विरोधी हूं। अगर ब्रिटिशर्स कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी मैं इनका विरोध ही करूंगा। क्यों, मैं इनका विरोध इसलिए करूंगा ताकि ये कभी भी इस बात को साबित ना कर पाएंगे ये हिंदुस्तान के लिए अच्छे हैं। तो ब्रिटिशर्स का इन्होंने क्या है, विरोध किया। इसके अलावा आपके तिलक साहब ने ही 1893 में तो आपका गणेश महोत्सव, महाराष्ट्र में अभी भी मनता है ना गणेश महोत्सव, बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है, लेकिन अब की बार इसको कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल कर दिया, एक ही कारण है, कोविड-19। गणेश महोत्सव की शुरुआत की और 1896 में, देखिए इन्होंने इन दोनों क्यों की, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है गणेश जी भी और शिवाजी भी।
शिवाजी महोत्सव की क्या की शुरुआत की, महोत्सव की शुरुआत की। किसने की? आपके तिलक साहब ने की। अब इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे किसको? बंगाल विभाजन को। किसको पढ़ेंगे? बंगाल के विभाजन को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने इसे लाइक किया होगा, नहीं किया है तो आप इसे अभी भी लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करो, और बाकी आप अपने घर पर रहते हुए ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।